हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इमरान सर सक्सेस पॉइंट। आई एम योर मेंटोर इमरान खान। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का थर्ड पार्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग बात समझेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, इसमें पहले डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ, फिर उसको अपनी तरीके से समझाऊंगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक्चुअल में होता क्या है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू whom वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ हैंडेड ओवर। चलिए अब इस मीनिंग को समझते हैं। क्या होता है जब इंसान काम करता है ना, तो काम करते करते उसका कभी कभी वर्कलोड बढ़ जाता है। अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी में भी क्या होता है, जब हमारे पास ज़्यादा वर्क आ जाता है तो वर्कलोड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर सारा काम मेरे ऊपर ही डाल दिया जाएगा तो मेरा वर्कलोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मुझे अपने वर्कलोड को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना है। अगर मुझे अपने वर्कलोड को क्या करना है बेटा, रिड्यूस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम लोगों ने प्रिंसिपल भी पढ़ा हुआ है हेनरी फ्योल का कि अगर जब बड़ा वर्क होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो उस वर्क को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क को डिवाइड करना पड़ता है। वर्क को जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है, जिम्मेदारी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ेगी बेटा, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। बगैर जिम्मेदारी के वर्क परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इंसान को जिम्मेदार होना चाहिए। जिस तरीके से हमें अपने देश का जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए, उसी प्रकार से जब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या देगा, जिम्मेदारी देगा, तो ही वो वर्क परफॉर्म करेंगे। देखिए, वर्क आपने डिवाइड कर दिया, मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेस गारंटी हो। ज़रूरी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि उससे गारंटी सक्सेस आपको मिल जाए। अगर उसको उस सक्सेस, उसकी गारंटी चाहिए है, किसकी, जो काम हमने डिवाइड किया है, कि अगर वो काम बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो तो हमें क्या देना पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी। किसको, जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ठीक है, जब हम इंसान को अथॉरिटी देंगे, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। क्या मतलब होता है, पावर टू टेक डिसीजन, कि आप डिसीजन लो कि आपको ये वर्क किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर मैंने आपको अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आप मेरे वर्क के लिए अकाउंटेबल हो जाओगे। मैंने बोला कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कृपया करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं, तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि इमरान सर जो आपको बता रहे हैं कि वो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल बताइए मुझे। एक काम ये भी करिए कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा, मगर एक बार वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, पसंद आए लाइक करिए, नहीं आता है पूरा वीडियो देखिए आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करें उसको। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर कि अगर वर्क को डिवाइड करा है तो डिवाइड केवल डिविजन से ही, अगर डिवीज़न करा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर सी बात है दूंगा मैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि अगर डिवीज़न दे दिया तो गारंटी सक्सेस है। अगर गारंटी सक्सेस चाहिए है तो आपको क्या देना पड़ेगी, अथॉरिटी देना पड़ेगी। और अथॉरिटी जो आप लोगों को देते हो, ठीक है, आपने अपने निर्णय लेने की क्षमता को किसी और को दिया। ठीक है, आपने अपनी पावर को क्या करा, दूसरे को डेलीगेट करा, दिया। जब आप ऐसा करोगे तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में एक लास्ट चीज आती है, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं। घुमाने का मतलब यहां पर ये नहीं कि मैं अपने आप को घुमा दूं। घुमाने का मतलब अकाउंट क्यों तैयार करे जाते हैं, अकाउंट इसलिए तैयार करे जाते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखें। ठीक है, सपोज दैट मैंने कहा आप परचेज अकाउंट बनाएंगे, तो आपको मैंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्या आपको क्या 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 दिया है काम, केवल आप परचेज अकाउंट बनाओगे। ठीक है, अब आप कौन सी चीज़ के लिए अकाउंटेबल हो जाओगे, परचेज अकाउंट के लिए। उसी तरीके से अगर कोई इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है, तो आप अपने सुपीरियर के लिए या मैनेजर के लिए क्या हो जाओगे, अकाउंटेबल हो जाओगे। वो दूसरे से जवाब नहीं मांगेगा। सपोज दैट
मेरे मम्मी पापा ने मुझे कोई काम दिया, ठीक है, दिया, तो अब वो वर्क को किसको कंप्लीट करना पड़ेगा? मुझे ही कंप्लीट करना पड़ेगा कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा? उनके वर्क, अगर वो मुझसे सवाल पूछेंगे तो उनके सवालों के लिए अकाउंटेबल कौन होगा? मैं होऊंगा, मुझे उनके आंसरों को देना पड़ेगा। तो ये है कुछ डेलीगेशन की प्रोसेस जो मैंने आपको समझाई। फिर से एक बार समझा देता हूँ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोगों को जो वर्कलोड बढ़ता है उसमें काम को डिवाइड करा जाता है। अगर काम को डिवाइड करा जा रहा है तो मैंने अपने कर्मचारियों को क्या दी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये नहीं है कि आपको गारंटी सक्सेस मिल जाए। अगर आपको गारंटी सक्सेस चाहिए है तो आपको उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी और अथॉरिटी उनके काम के मुताबिक देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप उनके काम के मुताबिक उन्हें अथॉरिटी दे रहे हो तो क्या होगा? वो वर्क अच्छी तरीके से कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि मोस्टली काम जो होता है ना, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मगर अगर आपको डिसीजन लेने की क्षमता नहीं दी तो वर्क अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर मैंने अथॉरिटी दी है तो वो लोग डिसीजन भी लेंगे। डिसीजन लेंगे तो इस जो पूरी प्रोसेस को मैंने बोला है, क्या बोला है, क्या बोला मैंने यहाँ पर कि जो मैंने असाइन वर्क को असाइन करा, ड्यूटीज असाइन करी और अथॉरिटी दी, तो इस चीज़ को ही क्या बोला जाएगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोला जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज अथॉरिटी एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी देना। अगर मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि अगर आपका वर्कलोड बढ़ रहा है तो आपको अपने वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम को डिवाइड करना पड़ेगा। और काम को डिवाइड कर रहा हो तो एक प्रकार की जिम्मेदारी देना ही तो हो रहा है कि आपने अपना काम दूसरे को दिया। इज दैट क्लियर? जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आएगा, कोशिश मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आता है अथॉरिटी। अभी थोड़ा उसको और डीपली समझाऊंगा। अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन, और अकाउंटेबिलिटी का यहाँ पर मतलब होता है आंसरेबल होना, ठीक है। आंसरेबल होना। अगर आपके सुपीरियर ने आपको कोई काम दिया है तो वही सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के लिए क्या हो जाएगा? अकाउंटेबल हो जाएगा। मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूँ। मैं एक बार कॉपी चेक कर रहा था तो मैंने इसी तरीके के डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के क्वेश्चन पूछा, तो मेरे एक स्टूडेंट ने क्या लिख दिया था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। अच्छा, वो आता तो स्कूल था नहीं, कम आया, तो उसने क्या लिख दिया? वी प्रिपेयर अकाउंट इन अकाउंटेबिलिटी। तो क्या ये आंसर सही है? नहीं है। देखिए, अकाउंट तो आ रहा है ना, हम अगर उसको थोड़ी दूसरे वे में लें तो अकाउंट क्यों तैयार कर जाते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ों का लेखा जोखा हो। तो उसी प्रकार से अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहां पर यह होता है कि हमें अपने सीनियर के प्रति, अपने मैनेजर के प्रति, अपने सुपीरियर के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इसको डीपली समझाता हूं। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। जब एक सीनियर या सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है? जिम्मेदारी देता है, वर्क असाइन कर रहा है, वर्क को डिवाइड कर रहा है। अगर मैंने अपना कोई भी काम किसी को दिया, ठीक है, मैंने काम को डिवाइड कर दिया, मैंने वर्क को असाइन कर दिया, वो वर्क को असाइन करा जो सुपीरियर ने, ठीक है, तो हर एक सबऑर्डिनेट की क्या बन जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस वर्क को सही तरीके से हमें कंप्लीट करके किसको देना है? अपने सुपीरियर को देना है। ये कहलाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज दैट क्लियर? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? किसी दूसरे पर्सन को दी जाती है। अपने आप को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं रहा हूं ना कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। हाँ, अपनी भी कुछ जिम्मेदारी होगी, ठीक है, कि मुझे किसको किस तरीके से वर्क देना है, मगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान से दूसरे इंसान को जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल होगी आपको क्लियर। चलिए बात करते हैं हम अथॉरिटी की। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, यानी निर्णय लेने की क्षमता को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाएगा? जल्दी से बताइए। अथॉरिटी बोला जाएगा। अथॉरिटी का यहाँ मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, और क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना, यही चीज़ तो अथॉरिटी है। यानी आपको ये निर्णय लेना है कि ये काम अगर आप कर रहे हो तो ये आपके लिए सही है कि गलत है।
ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगी। हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं कि बेटा ज़्यादा मोबाइल में चलाओ, ज़्यादा मतलब ज़्यादा उल्टी सीधी जगह पैसे खर्च मत करिए। तो ये आप वो अथॉरिटी दे रहे हैं आपको, क्या दे रहे हैं बेटा? अथॉरिटी दे रहे हैं कि अगर आप अभी से ये सब चीज़ें नहीं सोचोगे तो आगे जाकर आपको शायद दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर हो गया? जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर्सन को दी जाती है, उसी प्रकार से अथॉरिटी भी दूसरे पर्सन को दी जाती है। अथॉरिटी देने से क्या होता है कि उसको वर्क के अनुसार अथॉरिटी दी जाएगी। जैसे सपोज कोई परचेज वाला है तो उसको परचेज से रिलेटेड अथॉरिटी दी जाएगी, कोई सेल्स वाला है तो उसको सेल्स के आधार पर अथॉरिटी दी जाएगी। अगर मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ, अगर मैं एक मैनेजर था और मैंने अपने एम्प्लॉइज़ को अथॉरिटी दी है, मैंने परचेज डिपार्टमेंट को दिया, ठीक है, एक के लेकर चल रहा हूँ, परचेज डिपार्टमेंट को मैंने कोई अथॉरिटी दे दी, ठीक है। जब मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, उसके अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे अथॉरिटी दी गई है, मुझे इस काम को सही तरीके से कंप्लीट करना है, और मैं डिसीजन ले सकता हूँ, ये चीज़ होती है, ठीक है। तीसरा आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का यहाँ साधारण सा मतलब है, अगर मैंने आपको कोई काम दिया है, ठीक है, अगर मैंने आपको कोई काम दिया है तो आप मेरे क्वेश्चन के लिए आंसरेबल हो गए, इसी को अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है। अकाउंटेबिलिटी भैया कब पूछेगा? शाम को मैंने मीटिंग ली, भैया आपने कितना काम करा, आपने कितना काम करा। मैं किसी और से नहीं पूछूंगा। मैंने सपोज परचेज डिपार्टमेंट वालों को अथॉरिटी दी थी, भैया हाँ कितने का परचेज हुआ, आंसर दीजिए। तो ये कहलाता है अकाउंटेबिलिटी। इज दैट क्लियर? चलिए, ये तो बात हुई एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। यानी डेलीगेशन का एक थोड़ा सा और मतलब मैं समझा देता हूँ। हम लोग गाना अक्सर सुनते हैं ना, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माय फादर, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माय फ्रेंड, ठीक है। डेलीगेशन अथॉरिटी मतलब निर्णय अगर मैं किसी को लेने की क्षमता दे रहा हूँ, ठीक है, पावर को अपनी क्या कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ को किसी दूसरे को समर्पित कर दी है, वो अब डिसीजन लेगा उस चीज़ के लिए। आता है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम लोग उसको शॉर्ट में DOA भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ DOA में। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पहली चीज आती है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको असाइन करना पड़ेगी, क्या जिम्मेदारी देना पड़ेगी। जब आप जिम्मेदारी दे दोगे तब आप क्या करोगे, अथॉरिटी को क्रिएट करोगे कि आपके लिए ये अथॉरिटी दे दी है, आप इतना निर्णय ले सकते हो। सबसे पहले तो आपका वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो आपने वर्कलोड को रिड्यूस करा, आपने जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी काम नहीं कर सकती जब तक आप उसको अथॉरिटी नहीं दो। जो मैंने प्रिंसिपल में भी आपको यही बताया था, हेनरी फ्योल के कौन से प्रिंसिपल में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सेकंड प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था ग्रांटिंग अथॉरिटी, ठीक है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी और फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। ग्रांटिंग अथॉरिटी का यहां पर मतलब है कि मैं आपको अथॉरिटी दूंगा कि आपकी ये अथॉरिटी आपको इस तरीके से वर्क इतना कंप्लीट करना है। और फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, मैंने आपको काम दिया ना, अब मैं आपसे ही पूछूंगा, मुझे बाकी आपने अपना काम अपने निचले स्तर पर दे दिया, डिवाइड कर दिया, मुझे उससे मतलब नहीं है, केवल मैं आपसे ही आंसर लूंगा। आपने जो अपने सबऑर्डिनेट्स को वर्क दिया, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं आपसे ही आंसर लूंगा। इस डेट के लिए तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, अगर आपने उसको समझ लिया होगा तो ये आपकी बहुत सिंपल सी चीज़ है। चलिए अब लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ DOA, यानी महत्व क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। तो पहला आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका वर्कलोड ज़्यादा हो रहा था तो आपने अपने वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए क्या करा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का सहारा लिया। तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी है या पावर टू टेक डिसीजन दिया है, तो वो क्या करेंगे, अच्छी तरीके से शासन कर सकते हैं। आपका वर्कलोड रिड्यूस हो गया तो आप उनके ऊपर सही तरीके से देखभाल कर सकते हो, सही तरीके से उनका निगरानी कर सकते हो। तो निगरानी करने से क्या होगा, वो वर्क अच्छी तरीके से इफेक्टिवली तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया ना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपनी पावर को डेलीगेट करो। और इससे क्या होगा, हमारी जो मैनेजर है ना, उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी और जिनको मैंने काम दिया उनको भी इंक्रीज होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं अपनी काम को डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का विकास होगा। एम्प्लॉय का विकास कैसे होगा, मैंने आपको पावर टू टेक डिसीजन दिया ना, तो जब आपको डिसीजन दे रहा हूं तो आपको यह सोचना है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जब आप ये निर्णय लोगे कि आपके जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है,
तो जाहिर सी बात है आपका क्या होगा, विकास ही होगा। हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा ये मत करो, ये चीज़ आपके लिए गलत है। मगर जब हम लोग उस उम्र में रहते हैं तो हमें शायद वो चीज़ समझ में नहीं आती, मगर हम जब धीरे धीरे बड़े होते हैं और उस चीज़ को एग्जामिन करते हैं तब जाकर हमें वो क्लियर होता है कि हाँ यार, हमारे पेरेंट्स सही बोलते थे कि यार समय पर ये चीज़ मत करो, आपके लिए ये चीज़ गलत हो सकती है। अब उन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स को बगैर बताए, ठीक है, सिगरेट भी पीते हैं, बहुत सारी गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो बेटा मेरा आपसे यही आग्रह है कि अपने पेरेंट्स को आप लोग कभी भी धोखा ना दें, ठीक है। पेरेंट्स को नहीं, अपने समाज में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको धोखा ना दें, ठीक है। जैसे मैंने समझा दिया कि विकास कब होगा, जब मैं आपको पावर टू टेक डिसीजन दूंगा, यानी आपको ये सोचना है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, मोटिवेशन यानी प्रोत्साहन। अगर मैं आपको निर्णय लेने की क्षमता दे रहा हूं तो आपको क्या होगा, अरे यार सर ने मुझे यार अथॉरिटी दी है, क्या रहा है तुम यार ये काम कर लेना, तुम्हें जो निर्णय लेना हो वो ले लेना, ठीक है। अब अगर इंसान अच्छा होगा, समझदार होगा, अगर उसको प्रोग्रेस करने हैं तो वो सही डिसीजन लेगा। अगर सही डिसीजन लेगा, ठीक है, तो उसको क्या अंदर से मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है। अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो वो क्या होगा, सही तरीके से वर्क कंप्लीट करेगा और उसका जो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ अपने आप को मोटिवेट करेगा। और अगर मैंने आपको अथॉरिटी दी है तो आप तो वर्क अच्छी तरीके से करोगे ही करोगे, और आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी क्या कर रहे हो, अपनी पावर को कुछ डेलीगेट कर दोगे। क्योंकि अगर आपको वर्क ज़्यादा लग रहा है तो आप भी अपने वर्क को डिवाइड करोगे और आपने उनको भी कुछ अथॉरिटी दे दी है। तो जब आप उनको भी अथॉरिटी दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, प्रोत्साहित हो जाएंगे। जैसे कभी बार होता है ना कि हमारे पेरेंट्स बोलने लगते हैं, अरे बेटा बहुत बढ़िया काम करा, प्रोत्साहन मिल गया। अगर आप कहाँ पर वर्क करो, आपको वहाँ पर अगर प्रोत्साहन मिल जाए ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से वर्क कंप्लीट करना शुरू कर देते हो और उसको एंड तक भी ले जाते हो। अगर आपको विकास करना है, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, क्या करना है, विकास करना है। अगर आप लोगों को अथॉरिटी देना शुरू कर दोगे तो अपने तरीके से डिसीजन लेंगे। आप उस समय पर क्या कर सकते हो, मैनेजर उस समय पर क्या कर सकता है कि दूसरा काम डालकर वहां पर किसी को अथॉरिटी देगा, दूसरा काम भी स्टार्ट कर सकता है। देखिए इसमें जो फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ में अगर मैं बात कहूं कि अगर आपको विकास करना है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी को एक्सपेंड भी कर सकते हो, मॉडर्नाइज भी कर सकते हो और डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ का, क्योंकि आपने अपने वर्कों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है कि आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो। जो प्रोडक्शन आप कर रहे थे, आपने अपने उस प्रोडक्शन के वॉल्यूम को क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया। मॉडर्नाइजेशन का न्यू न्यू टेक्निक आप ला रहे हो, ठीक है। जब ये कब होगा कि जब आप क्या करोगे, लोगों को अथॉरिटी देना शुरू करोगे, अपनी पावर को दूसरे को डेलीगेट करना शुरू करोगे। और लास्ट में आता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अब आप एक प्रकार का प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप दूसरे प्रकार का प्रोडक्ट भी बना सकते हो बड़े आसानी से जब आप लोगों को अथॉरिटी दे दोगे। बेटर कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको अकाउंटेबिलिटी निर्धारित कर दी कि भैया आपकी ये अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी है, तो आप इनके बीच में नहीं बोल सकते, आप इनके बीच में नहीं बोल सकते। परचेज वाला सेल्स के बीच में, सेल्स वाला फाइनेंस के बीच में या परचेज के बीच में नहीं बोलेगा। वो लोग उसी तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे जिस तरीके से उन्हें कोऑर्डिनेट करना चाहिए, यानी बेटर कोऑर्डिनेशन, तालमेल अच्छा होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि अगर मुझे पंच बनाना है तो मुझे अपनी पांचों उंगलियों को एक साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर एक उंगली भी खुली छोड़ दूंगा तो वो क्या हो पा रही है, उंगलियां प्रॉपर कोऑर्डिनेट हो पा रही हैं? नो, हमारी वो पांचों उंगलियां एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही हैं। तो ये था बेटर कोऑर्डिनेशन। नाउ वी टॉक अबाउट द टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा अब इधर पे जो लिखा हुआ है मैंने वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। It is an expansion of delegation of authority under decentralization. Number of decision taking points increase because authority to the middle and lower level. इसका मैं छोटा सा आपको यहाँ पर डायग्राम के लिए जगह तो नहीं है, मगर मैं यहाँ कोशिश करता हूँ डायग्राम बनाने की। सपोज दैट मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मैंने अपने वर्क को, मैंने अपनी अथॉरिटी 3 लोगों को डिवाइड करी, फिर इनने भी 3 लोगों को डिवाइड कर दी, इसने भी 3 को कर दी। अगर इस डायग्राम को समझें तो यही डायग्राम कहलाता है
डिसेंट्रलाइजेशन में। इसके लिए आपको एक पिक्चर भी डाल दूंगा जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। लिखा हुआ है इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या कमरे में एक लाइट लगाने से क्या पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है? अगर हम कम वाट का बल्ब लगाएं या CFL लगाएं तो नहीं होगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा, 2-3 वहाँ पर देने पड़ेंगे पॉइंट। वही यहाँ पर वो कह रहा है कि इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे हम अपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को जब मैं अपनी पावर बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दूंगा, ना कि एक डिपार्टमेंट में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में कर दूंगा। लोअर लेवल में भी करना पड़ेगी और मिडिल लेवल में भी करना पड़ेगी। अगर वो चीज़ होती है तो उसको ही क्या बोला जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल भी था, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को एक जगह केंद्रीकृत कर देना, ठीक है, एक जगह केंद्रीकृत कर दिया सेंट्रलाइजेशन, और पावर को कई कई टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, वो कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अंडर डिसेंट्रलाइजेशन। नंबर ऑफ डिसीजन टेकिंग, नंबर ऑफ डिसीजन मतलब जो डिसीजन ले रहे हैं उनका नंबर क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, जिससे क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हो बिकॉज अथॉरिटी टू द मिडल और लोअर लेवल, कहाँ पर पहुँच गई है, लोअर लेवल और मिडिल लेवल में भी पहुँच गई है, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। सिंपल सी भाषा में फिर से समझा देता हूँ, पावर एक जगह केंद्रीकृत है, आपके पास अकेली है, सेंट्रलाइजेशन। पावर आपने बहुत सारे लोगों को दे दी, डिसेंट्रलाइजेशन। आपने अथॉरिटी, आपने अपनी पावर जो थी डिसीजन लेने की, वो आपने किसी एक दूसरे पर्सन को दे दी, तो वो कहलाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन को मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। एक चीफ इंजीनियर ने या चीफ मैनेजर ने क्या करा, प्रोडक्शन मैनेजर वाले को बोला कि आपको रिक्रूटमेंट करनी है, और जो रिक्रूटमेंट आप करोगे वो उसकी सैलरी लगभग 10,000 से कम होगी। अब ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10,000 से कम हो सकती है, 10,000 से ज़्यादा हो सकती है। वो एक चीफ मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दिया। किसको बोला, केवल प्रोडक्शन मैनेजर को बोला, तो ये कहलाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और वही चीफ मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को ये बोल दिया, और भी जो भी डिपार्टमेंट उनको बोल दिया, तो ये कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की, जिसमें पहला पॉइंट है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। डेवलप इनिशिएटिव पैदा कर रहे हो आप, क्या इनिशिएटिव नयापन लाने की, किसमें, अपने सबऑर्डिनेट में। जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करोगे, पावर टू टेक डिसीजन दोगे, तो वो कुछ नया सोचेंगे करने के लिए, क्योंकि आपने जब अथॉरिटी दी है तो उनको वर्क कंप्लीट करना है, और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए वो अच्छे तरीके से कुछ नया सोचेंगे जो हमारी कंपनी के लिए और उनके लिए भी हितकारी होगा। डेवलप्स मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर। डेवलप का मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करना, मैनेजरल यानी निर्णय लेना, मैनेजरल मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना, टैलेंट मतलब होता है आपके अंदर की छुपी हुई क्या प्रतिभाओं को निखारने का, कि फ्यूचर में उसको करा सके। मैंने मिडिल लेवल में भी अपनी पावर को डिवाइड कर दिया, लोअर लेवल में भी कर दिया, तो जो वहाँ लोअर लेवल के मैनेजर होंगे वो भी वर्क करेंगे और डिसीजन लेंगे, बहुत सारी नई चीज़ों को सोचेंगे, तो आगे जाकर शायद उनको मिडिल लेवल में लाया जाए। मिडिल लेवल वाला अगर बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन लेगा, अच्छे तरीके से वर्क परफॉर्म करेगा, तो शायद उसको टॉप लेवल में लाया जाए। तो यही तो चीज़ें हैं। अगर डिसेंट्रलाइजेशन करा जा रहा है, पावर को एक से ज़्यादा लोगों में डिवाइड करी जा रही है, तो लोगों में क्या होगा, मैनेजरल मतलब वो उसको किस तरीके से मैनेज करना। भैया अगर मैं आपको डिसीजन लेने की निर्णय दूंगा ना, तो आपके ऊपर आप सोच रहे हो कि बहुत हल्की चीज़ है, दे दिया, हल्की चीज़ नहीं है बेटा, पसीना मार जाएगा, ठीक है। और पसीना पोंछने में बड़ा वो लगता है कि अरे यार देखो रुमाल भी हैंकी भी ख़राब हो गया, गीला गीला हो गया। तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, भैया मैंने पावर को बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्शन वाले को भी, परचेज वाले को भी, मार्केटिंग वाले को भी, फाइनेंस वाले को भी, बहुत सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया। तो अब आपको एक दूसरे पर आश्रित तो होना नहीं है। आपको जो लग रहा है कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये डिसीजन मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे इससे क्या होगा, मेरे डिपार्टमेंट को प्रोग्रेस होगी, तो आप उसके लिए डिसीजन ले सकते हो, आपको किसी दूसरे से सलाह मशवरा नहीं करना पड़ेगा।
रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, रिलीफ मतलब आराम मिल गया। टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया था वो उनको क्या मिल गया, उससे आराम मिल गया है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, आप क्या कर सकते हो, विकास कर सकते हो। पावर को जब बहुत सारे लोगों में डिसेंट्रलाइज कर दोगे तो आप दूसरी चीज़ भी सोच सकते हो, डिविजनल स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, तो ये चीज़ इसमें आ गई है। बेटर कंट्रोल, बेटर कंट्रोल का यहाँ पर क्या मतलब होता है, कंट्रोल, आप नियंत्रण कर सकोगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको मैंने अकाउंटेबल भी करा था पहले। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अगर आप मतलब समझो ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन में भी तो आप अकाउंटेबल हो। मैंने अगर आपको दिया है कोई चीज़, पावर दी है, बहुत सारे उसमें डिवाइड कर दी ना, तो भैया आप लोग अकाउंटेबल नहीं होंगे ना। तो मैं आपसे कंट्रोल भी तो कर सकता हूँ, वहाँ पर नियंत्रण भी तो कर सकता हूँ कि मैंने आपको इतना बोला था, मैंने आपको 10,000 रुपये, 10,000 से कम सैलरी बोली थी या 10,000 से ज़्यादा सैलरी बोली थी, आपने अपनी मर्जी से उसको 15,000 या 20,000 कैसे कर लिया, तो मैं आपको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और कंट्रोल अकेला मैं ही नहीं, जो दूसरे लोग जो जिनको मैंने पावर दी है वो भी क्या कर सकते हैं, बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आता है लास्ट में फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक्सपेंडेड वर्जन है। पावर मैंने एक को दे दी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और उसी पावर को मैंने बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, यहाँ पर अब क्या होता जाएगा, सबऑर्डिनेट का किरदार जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मैंने वर्क इसको दिया, इसने 2 लोगों को दिया, इसने फिर 2 लोगों को दे दिया। तो भैया जब आप अथॉरिटी दे रहे हो ना, आप अपनी पावर को क्या कर दिए, 2 लोगों में और डिवाइड कर दिए, तो क्या होगा, जो रूल है सबऑर्डिनेट का किरदार ज़्यादा बढ़ रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि उनको निर्णय लेने की क्षमता मिल गई है। तो अगर वो निर्णय लेंगे तो उनको ये सोचना पड़ेगा क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर, जाहिर सी बात है मैं ये बता चुका हूँ। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। जो टॉप लेवल मैनेजर्स थे उनको आराम मिल गया कि भैया मुझे निर्णय लेना ही नहीं है, मैंने अपना निर्णय लेने की क्षमता किसको दे दी है, पावर लेने की, पावर टू टेक डिसीजन लेने की क्षमता किसको दे दी है, अपने बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को दे दिया, अपने बहुत सारे मैनेजर्स को दे दी। मुझे तो उन पर बस केवल कंट्रोल भर करना है। Along with the authority, even accountability is delegated। जाहिर सी बात है कि अगर मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ, पावर को एक से ज़्यादा लोगों में दे रहा हूँ, तो उनको अकाउंटेबिलिटी भी दे रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था अकाउंटेबिलिटी भी दे रहा हूँ। एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज होल, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि एक चीज़ में एप्लीकेबल हो गया। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा लेकर ही चलना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने आपको बताया किसके बारे में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। मैंने आपसे मैंने अपने जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें आपसे बोला था कि मैं आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एक क्या होता है, संगठित ढांचे के अंतर्गत निर्णय लिया जाता है, जिसमें एक रूल्स एंड प्रोसीजर के आधार पर होता है। सपोज हम लोग स्कूल गए, ठीक है, हम लोग स्कूल गए तो हम लोग स्कूल में जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं, प्रोफेसर वगैरह हैं, लेक्चरर वगैरह हैं, तो उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से स्कूल के दायरे में रहकर बात करेंगे, स्कूल से रिलेटेड बात ही करेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल स्ट्रक्चर। मगर अगर उसी चीज़ को अगर हम लोग स्कूल से या कॉलेज से हम लोगों की छुट्टी हो गई, हम लोग बाहर जाकर बात कर रहे हैं, अब हम लोगों का बातें करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जाहिर सी बात है आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लास में दोस्त लोग बड़े आराम से बात करेंगे, ठीक है, कुत्ता कमीने गाली तो चल जाएगी, मगर दूसरी प्रकार की जो अब्यूजिंग होगी वो आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि यार हाँ यार सर आ सकते हैं, यार सर ने सुन लिया तो सर डांट सकते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि एक दायरे के अंतर्गत है, उसका रूल्स हैं, प्रोसीजर हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल। और वही बात अगर हम बाहर करें, क्योंकि बाहर तो टीचर देख नहीं रहे, कि देख रहे हैं, नहीं देख रहे ना, ठीक है, तो बाहर हम अपने तरीके से बात कर सकते हैं, अपने इमोशंस के बारे में, अपनी सोशल नीड्स के बारे में, ठीक है, अपने कि क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं, हैबिट्स के बारे में बता सकते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है। मगर जहाँ पर जहाँ पर काम करते रहेंगे वहाँ पर हम उस तरीके से उनको नहीं बता सकते हैं। अच्छा, मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे कहाँ मिले, एक प्लेस पर मिले। इनफॉर्मल भी तभी हो पाता है जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी, बगैर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के इनफॉर्मल नहीं हो सकता है।
इस बात को याद रखिएगा। इसके लिए मैं आगे आपके लिए एक अलग से वीडियो कोशिश करूंगा लाने के लिए, बिल्कुल लाऊंगा, मगर मैं आपको इसको जानकारी दे दी क्योंकि मैंने इसमें बार शॉर्ट जानकारी इसलिए दी है क्योंकि इस बार ये सिलेबस से अभी हटा दिया गया है, केवल 20 और 21 के लिए। 21 में ये फिर से आ जाएगा, तो इसके लिए मैं फिर से वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बिल्कुल गारंटी है। ये फर्स्ट यूनिट का भी थोड़ा सा बचा था और सेकंड यूनिट का भी बचा हुआ है, तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही वीडियो लेकर आऊँगा। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें, कमेंट करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए क्या है, यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पर जाइए। ऑल दबाने से क्या होगा कि मेरे वीडियो जितने भी अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बने रहें चैनल इमरान सर सक्सेस पॉइंट पर, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो दे सही मायने में आपको वो ज्ञान जो आपके लिए आगे काम आएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्ते, सलाम, खुदा हाफिज़।